हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हम एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रहे थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है एनवायरनमेंट के रिवीजन में। अब जो आपको पहले चीजें बताई गई थी आपको वो रिवाइज करते रहना है साथ साथ, और फिर ही आप आगे का पढ़ाई करेंगे। वेटलैंड की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। सारे कुछ हम पढ़ेंगे पूरा देख के। रामसार कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं, मार्श, पेन, पीटलैंड या वाटर, जहां पे ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टेटिक और फ्लोइंग। इट कैन बी फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्टी। इसमें वो एरियाज भी आ सकते हैं जो मरीन वाटर के हैं, जो लो टाइड पे लाई करते हैं। 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत टेक्निकली जाएगा डेफिनेशन में तो ये पूछ लेगा, अदरवाइज नॉट नीडेड। देखिए सिंपली सी बात ये है, सीजनली या फिर परमानेंटली पानी से कवर्ड रहे या फिर लगभग लगभग सैचुरेटेड रहे, उसको आप कहते हैं वेटलैंड। नाम से पता चल रहा है। या फिर आर्द्र भूमि जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, कोस्टल हैं, इनलैंड हैं, ह्यूमन मेड हो सकते हैं। क्लियर? कंजर्वेशन रूल 2017 के हिसाब से ये इशू किए जाते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। क्वेश्चन आता है किस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं? वो यही है। यहाँ पे एंक्रोचमेंट, गंदगी फैलाना, अनट्रीटेड सीवेज का डिस्चार्ज करना और 50 मीटर तक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होना, इट इज नॉट रिकमेंडेड। वाइज यूज प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं। ठीक है। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स क्या होगा आपके हिसाब से? ये रामसार का ही एक कन्वेंशन है कि वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर आपको मेंटेन रखना है, बैलेंस करना है। ठीक है। तो सिंपली वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना, इट इज कॉल्ड एज वाइज यूज प्रिंसिपल। हर स्टेट, हर यूटी एक वेटलैंड अथॉरिटी स्टैब्लिश करे, ऐसा बोला। अब ये रामसार कन्वेंशन क्या है? देखिए, रामसार ईरान में एक जगह है। 1971 में यहाँ पे एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। कि इस ट्रीटी, ये लोग समझो कि सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया वेटलैंड्स पे, कैबिन की देखरेख करेंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क देता है नेशनल प्लस इंटरनेशनल एफर्ट्स का। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और इसकी लेटेस्ट थीम क्या थी? अब ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन करेंगे तो खुद खुद कुछ नहीं बताएंगे। यू विल हैव टू टेल मी दैट। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी बफर जोन होते हैं लोकल कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए। पर्पस क्या होता है? एक मिटिगेशन कॉरिडोर बनाना। मिटिगेशन कॉरिडोर। ठीक है। ऐसे ही जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है, ये भी होता एक मिटिगेशन कॉरिडोर ही है बेसिकली। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में? वहां पे आप कंफ्यूज हो गए, ऐसे तो देख के बता ही दोगे। होता क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज कर सकती है। अब कम्युनिटी से तो पता चल ही रहा है कि प्राइवेट भी यूज कर पाएंगे, तभी कम्युनिटी है। एम आई क्लियर? ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो सबसिस्टेंस यूज के लिए, सबसिस्टेंस यूज क्या होता है? कि इतना के गुजर बसर हो जाए, इस यूज के लिए ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। दोनों को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, याद रखिएगा। ठीक है। और 2005 से इनका बनाने का प्रावधान बेसिकली आया था, WPA एक्ट, जो कि 2002 में अमेंड हुआ था। वो हम सब देखेंगे अभी, पर आपको अभी फिलहाल इतना सिर्फ याद रखना है। एक होती है रेड डेटा बुक, बहुत आपने सुना होगा इसके बारे में भी। ये एक कैटलॉग है बेसिकली। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनका रिस्क है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वनरेबल। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कौन सी स्पीशीज किस कैटेगरी में। ठीक है। जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंडेंजर्ड है पैंगोलिन, पैंगोलिन होता है ना, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं छोटे छोटे। वनरेबल है स्नो लेपर्ड। एक कॉन्सेप्ट है कीस्टोन स्पीशीज। व्हाट इज अ कीस्टोन? कीस्टोन किसको बोलते हैं? कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको कुछ होता है तो फिर जिंदगी में परेशानी आ सकती है। समझ रहे हैं? मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? पिछले वाले लेक्चर में बताया है। अगर अब याद नहीं आ रहा है तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से। ठीक है। डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट डाल सकता है। भाई टाइगर है सुंदरबंस के, सुंदरबन से टाइगर गायब हो गया, टॉप प्रेडेटर गायब हो गया, तो क्या पूरी की पूरी फूड चेन नहीं डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल हो जाएगी।
ठीक है। और हमेशा टॉप पे रहे या अबंडेंट रहे ऐसा जरूरी भी नहीं होता। आप जानते हैं बीज भी, मधुमक्खियां भी कीस्टोन स्पीशीज हैं, बिकॉज दे आर वाइटल पॉलिनेटर्स, प्लांट रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं ये। वल्चर, वल्चर्स कीस्टोन स्पीशीज है, ऐसा मत समझना शेर चीते टाइगर ही सिर्फ कीस्टोन है दुनिया में, ठीक है। फिर आती हैं आपकी फ्लैगशिप स्पीशीज, नाम से पता चल रहा है, आइकॉनिक होती हैं, कैरिज्मेटिक होती हैं, सिंपली इतना ध्यान रखना। पब्लिक अटेंशन गैदर करने के लिए इनको सिंबल्स के तौर पे यूज किया जाता है किसी कैंपेन को चलाने के लिए, और कुछ बड़े बड़े होते हैं जनरली, जाइंट पांडा, टाइगर्स, इन सबको लिया जाता है, ठीक है। बंगाल टाइगर, जैसे पोलर बेयर है, आर्कटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको अक्सर दिखाया जाता है। क्लाइमेट चेंज, सिंपल सी बात है, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स। देखिए मौसम रोज बदल सकता है, आपके इधर बारिश हो रही है, हमारे इधर नहीं हो रही, मे बी दैट कैन बी द थिंग, बट क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट। और इस लॉन्ग टर्म शिफ्ट को अगर मैं सिंपल एक भाषा में बोल दूं कि टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, इसका आउटकम क्लाइमेट चेंज है बेसिकली। पोलर आइस का पिघलना, सी लेवल्स का बढ़ना, इसको हम कह रहे हैं सिंपली क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज ही बिल्कुल इसका कॉज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न, ज्यादा बर्न हो जाना, और कुछ नेचुरल कॉजेज डेफिनेटली हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स। अब बहुत जरूरी हो जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जानना। पहला क्वेश्चन जरूर आता है, किसने इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, किसने ये बताया था कि ऐसा कुछ होता है? जोसेफ फ्यूरियर, 1824, रट लो इसको, जोसेफ फ्यूरियर। फ्यूरियर, अर्थ का गर्म होना, इट इज वेरी फ्यूरियस, तो ऐसे करके आप कुछ लिंक बना सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक सेंटेंस लिखा मिलेगा, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इफ इट इज नेचुरल देन व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज नेचुरल इफेक्ट है, नेचुरल प्रोसेस है, एक बात है, नेचुरल प्रोसेस है क्या? अर्थ के एटमॉस्फेयर को रहने लायक बनाने के लिए, वार्म इनफ, कहते हैं दिल में गर्मजोशी होनी चाहिए, तो अर्थ पे जो गर्मजोशी बनी हुई है उसको बनाने के लिए ये इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य देव प्रकाशित हैं, सूर्य देव की रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रही हैं, किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। अब डेफिनेटली जो आएगा रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, जाएगा, लैंड और ओशंस रिफ्लेक्ट करेंगे। अब क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस गर्म हो गया इन रेडिएशन से, ये हीट रेडिएट करेगा, बिल्कुल, ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में करेगा बैक टुवर्ड्स स्पेस, ठीक है। तो इसमें रोल किसका प्ले हो रहा है? इन ग्रीन हाउस गैसेस का। ये जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इनको सारी आएंगी सारी चली जाएंगी तो अर्थ रहने लायक रहेगा क्या? नो, कुछ को ट्रैप करना पड़ेगा जिससे कि वो गर्म जोशी मेंटेन रहे। तो उसके लिए कुछ गैसेस नेचुरली प्रेजेंट है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रेजेंट नेचुरली, ये उनको ट्रैप कर लेंगी, तो वो वहीं पे बंध जाएंगी और वो थोड़ा अर्थ को गर्म रखेंगी। अब दिक्कत क्या हो रही है फिर? दिक्कत ये हो रही है यहाँ पे कि जो ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा था, सन है, सोलर रेडिएशन आ रहा है, रेडिएटेड हीट जा रही है, हीट एस्केप कर रही है, और हो क्या रहा है, हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी कर दी हैं कि जो गैसेस नेचुरली प्रेजेंट थी एक लाइन में, अब वो तीन तीन चार चार लाइन में प्रेजेंट हो गई, ऐसा मान लो, खूब सारी हो गई। तो उन्होंने इस रेट को इंक्रीज कर दिया है। दिस इंफ्रारेड रेडिएशन जो पास करती है एटमॉस्फेयर से, ये री एमिट होती है इन ऑल डायरेक्शंस बाय ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल। ये जो इफेक्ट होता है इसकी वजह से वार्म रहता है। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा हो गए हैं, तो इन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया है इस इफेक्ट को, विच इज द कॉज ऑफ वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होने लगा, क्लाइमेट बदलने लगा। क्लियर? अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का मतलब आपकी पोटेंशियल क्या है? क्या आप 100 पेज पढ़ सकते हैं एक दिन में, 200 पेज पढ़ सकते हैं 2 दिन में, या 50 पेज पढ़ सकते हैं 2 दिन में? यहाँ पे रेफरेंस के लिए CO2 को रखा जाता है, पहली चीज याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को GWP1 दिया गया है, देखिए इसको याद कर लो यहीं पे, ठीक है। जैसे बेस लाइन लेते हैं ना, बेस ईयर लेते हैं हम, तो ऐसे ही हमने CO2 को बेस लाइन लिया है यहाँ पे। GWP क्या मेजर करता है कि हाउ मच एनर्जी
a greenhouse gas absorbs in the atmosphere over a specific period of time compared to 1 ton of carbon dioxide over the same period of time. सिंपली ये बात है, ये कंपैरिजन के लिए है। तो इसका हमने 1 माना हुआ है 100 ईयर, तो लाइफ स्पैन कितना रहेगा 100 ईयर्स। मीथेन का 27 to 30 है, लाइफ स्पैन 12 ईयर्स है। नाइट्रस ऑक्साइड 273 देखिए कितना ज्यादा है। CFCs जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका देखिए आप कितना ज्यादा है। HFCs का देखिए, और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका देखिए कितना ज्यादा है। तो अगर ऐसे करके हल्का बहुत कंपैरिजन आ जाए तो आप इस वाले फिगर को, इस वाले टेबल को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिख के आएंगे, पूछेगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए नेचुरल है, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, प्लीज मार्क इट 3 स्टार। CO2, CH4, N2O, एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन मेड, CFCs, HFCs, SF6, जिनका बहुत ही ज्यादा, और देख रहे हो आप जो नेचुरल वाली है उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देख के आए हो, और जो हमने बनाई है, हमने कंट्रीब्यूट किया, उनका देख लो आप वो कितना नुकसान दे रही हैं। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही लॉन्ग एटमॉस्फेरिक स्पैन है, प्राइमरी सोर्स क्या है इसका, फॉसिल फ्यूल कंबशन। मीथेन है 21 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है CO2 से। एग्रीकल्चर, वेटलैंड्स, लैंडफिल्स, पैडी फील्ड आ सकता है ऑप्शन में, प्लीज ध्यान देना, तो ये भी आपको मार्क करना है। नाइट्रस ऑक्साइड देख लो जरा, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से। फ्लोरिनेटेड गैसेस, CFCs, लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन से, रेफ्रिजरेशन, ACs में इन सब में यूज होता है। ओजोन भी है। अच्छा, एक ट्रिक है, आपको थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस याद करनी है अगर, तो बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप जानते हैं, ओ मी ना कल का जा। कल, बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, ओ मीना कल काजल लगाना, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। तो ओ से आपका ओजोन हो जाएगा, मी से आपका मीथेन मीना, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से आपका CFC CFL, ऐसे करके याद कर लो, और का इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड जा इज वाटर वेपर। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, तो आपकी मोस्टली कवर हो जाएंगी। मतलब जल वाष्प, जा जल वाष्प, वाटर वेपर। तो अगर आपको नहीं ये याद है तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो, और ऐसी याद हो रही है तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वाटर वेपर होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लाइमेट फीडबैक मैकेनिज्म। देखो फीडबैक, फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपको अपना ओपिनियन किसी चीज पे देना। तो क्लाइमेट के भी अपने ओपिनियंस हैं, मतलब एक ही मैकेनिज्म है, ओपिनियन समझने की बात है। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, पहली चीज तो। और के क्लाइमेट सिस्टम में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज आपने भी पढ़ा, जो ये चेंज है ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। अब होगा क्या, ये क्या बताता है आपको कि क्या एम्पलीफाई हुआ है या फिर कम हुआ है। हम उसमें वर्ड यूज करते हैं डैम्पन। कोई इनिशियल चेंज, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या चेंज आया है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। पॉजिटिव फीडबैक्स एक्सेलरेट करते हैं इनिशियल चेंजेस को, जैसे कि आइस मेल्टिंग ऑफ आइस एल्बिडो फीडबैक, मतलब जहां पे क्या होगा, रिड्यूस्ड आइस कवर हो जाएगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होगा, और बर्फ तेजी से पिघलेगी और ज्यादा पिघलेगी। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि जो चेंज हो रहा है, जो गलत चेंज हो रहा है, ये कम है, मतलब कि क्लाउड कवर बढ़ गया है, जिससे ज्यादा सोलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं, और हमारा प्लैनेट कूल चल रहा है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, एम्पलीफाइज और एक्सेलरेट्स द चेंज। आइस एल्बिडो लूप मैंने आपको भी बताया, मेल्ट हो जाएगा आइस, डार्कर सर्फेसेस ऊपर आ जाएंगे। भाई देखो आइस के नीचे मान लीजिए ये ओशन है, तो ये ऊपर की परत तो जम जाएगी, अगर ये पिघल गई तो फिर नीचे की भी पिघलना शुरू हो जाएंगी, जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा फर्दर वार्मिंग हो जाएगी। भाई आइस आप जानते हैं ना गुड रिफ्लेक्टर होता है, आइस एल्बिडो इफेक्ट का मतलब तो पता है ना, गुड रिफ्लेक्टर होता है, आइस आया और गया। नेगेटिव फीडबैक में रिड्यूस होता है या फिर काउंटरैक्ट होता है चेंज, कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो दोनों ही मैकेनिज्म में, जैसे आइस एल्बिडो लूप होता है, ऐसी एक वाटर वेपर फीडबैक होता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन तेज हो जाएगा, ज्यादा वाटर वेपर जाके एटमॉस्फेयर में होंगे, और ग्रीन हाउस गैस पोटेंट होंगी, वाटर वेपर और ज्यादा। भाई वाटर वेपर क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जितना वाटर वेपर ऊपर पहुंचेगा उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट तेज हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अभी इफेक्ट समझाया उससे आप ये सारी चीजें लिंक बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। परमाफ्रॉस्ट है, वो थॉ होने लगेगी, मतलब थोड़ा सा अगर
छेड़छाड़ होगी चीज में, आप कहते हैं ना कि हम चाप बनाते हैं घर पे, या फिर वो सफल वाली मटर होती है उनको फ्रीजर में रखते हैं, पहले हल्का सा थॉ करते हैं और फिर बनाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो मैकेन के आते हैं ना स्माइली, उनको कहते हैं डायरेक्टली फ्रीजर से आप निकाल के कढ़ाई में डाल दो, नो नीड टू थॉ इट। तो ऐसे ही पर्माफ्रॉस्ट थॉ होने लगती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस और निकलने लगेंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, फिर वही लूप चलेगा। वाइल्ड फायर्स, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है। इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ड्राई कंडीशंस बढ़ेंगी और ज्यादा आग लगेगी और ज्यादा CO2 रिलीज होगा, और बस CO2 जैसे रिलीज होगा आपको आगे का पता ही है। नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये डैम्पिंग होता है, क्लाउड कवर का बढ़ जाना, फॉरेस्ट ग्रोथ हो जाना, अच्छी अच्छी चीजें होना जो कि अच्छी चीजें कोई कर नहीं रहा बेसिकली। क्लियर? अर्बन हीट आइलैंड्स, हीट के आइलैंड्स, अब ये कहीं पे समुद्र में नहीं मिलेगा, ये आइलैंड आपको ये यही मिलेगा। अब अर्बन हीटलैंड आइलैंड क्या है, देखो सिंपल सी UHI इसको बोल सकते हैं हम। इसका मतलब ये है कि जो अर्बन एरियाज हैं वो काफी गर्म है सराउंडिंग रूरल एरिया से। हमेशा एक बात याद रखना, फॉरेस्ट कटे, खेत प्लॉट में कन्वर्ट हुए, आपने वो प्लॉट खरीदे, वहां पे घर बनाया, तो आपका घर गर्म होगा उस गांव से जहां पे आप पहले रहते थे। सिंपली हीट एब्जॉर्बिंग कंक्रीट यूज होता है, एसफाल्ट है, वेजिटेशन कम होती है, एयर कंडीशनिंग ऊपर से आप लगा देते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन घर बना देते हैं, इसकी वजह से ये एक हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत सिंपल सी एक चीज समझिएगा। एक एरिया है आर्कटिक, ठीक है, और एक एरिया है एंटार्क्टिक। दोनों को आप जानते हैं, मैप पे लोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखिएगा, पिछले 100 सालों में लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक में ऐसा 2 डिग्री हुआ है। क्यों? आर्कटिक एक ओशन है, एंटार्क्टिक एक लैंड है। ये वो ओशन है जो लैंड से घिरा हुआ है, ध्यान से सुनना ये बात मेरी, और यहाँ पे बहुत ही थिन लेयर है आइस की। ये लैंड है, आप मैप पे जाके देखो तो आपको समझ आएगा मैं क्या बता रही हूँ। ये ओशन है, इसके चारों तरफ कंट्रीज मिलेंगी, आपको लैंड मिलेगा। ये लैंड है, इसके चारों तरफ आपको ओशन मिलेगा। तो ये ओशियन से घिरा हुआ है बेसिकली, और यहाँ पे बहुत ही थिक लेयर है। अभी आप एल्बिडो देख के आए हो, मुझे एक बात बताओ, थिक लेयर ज्यादा बेटर वापस डिफ्लेक्ट कर पाएगी रेस को, या थिन लेयर? थिक लेयर कर पाएगी, ठीक है। तो ज्यादा ठंडा ये वाला एरिया है कि ये वाला एरिया? ये वाला एरिया। ओके फाइन। आइस यानी गुड एल्बिडो इफेक्ट है, कोई वार्मिंग ज्यादा नहीं होती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आर्कटिक में एम्प्लीफिकेशन क्यों हो गया है? सिंपली बिकॉज ये ओशन है, लैंड से घिरा हुआ, ओशन की आइस मेल्ट होगी, ध्यान देना। डार्कर ओशन जो है नीचे, अभी बताया कॉन्सेप्ट, वो एक्सपोज हो जाएगा, तो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, टेम्परेचर वार्म होता चला जाएगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट लगेगा अच्छा कुछ कुछ लिखा है, कोई बात नहीं, पर यहाँ जो मैंने आपको बात बताई उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। 4 गुना ज्यादा आर्कटिक वार्मिंग ड्यू टू रिड्यूस्ड एल्बिडो है। अभी देखा आपने क्यों? अच्छा, फिर वो पर्माफ्रॉस्ट हो रहा है तो वहां से मीथेन रिलीज हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन निषेचन इसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CO2 बढ़ रहा है, वो तो आपको समझ में आ गया क्यों बढ़ रहा है। फोटोसिंथेसिस में यूज क्या करते हैं प्लांट्स? CO2 यूज करते हैं, ग्लूकोज फूड प्लस वाटर के लिए, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन होंगे जब CO2 के, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे क्या होता है, टेम्परेरी एक ग्रीनिंग इफेक्ट दिखाई देने लगता है, एकदम से बहुत तेज ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही। ये प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए, वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए अच्छा हो सकता है, बट इसमें बहुत सारी चीजों को ये और इम्पैक्ट करता है, स्पीशीज को, टेम्परेचर को, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। टिपिंग, टिप करना क्या होता है? देखिए, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट वो थ्रेशोल्ड है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम की, कि इसके आगे बस और नहीं सह सकते हम। अगर थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज हुआ, रिजल्ट बहुत ड्रास्टिक होंगे, बहुत खराब होंगे। आप देख लो एंटार्क्टिक आइस मेल्ट, मैंने आपको बताया जिसमें कितना मुश्किल है एंटार्क्टिक का बर्फ पिघलना, क्योंकि वहां पे लैंड ज्यादा है, बट स्टिल इट इज प्रोजेक्टेड बाय 2060, ठीक है। तो ये बहुत ही डिजास्टर्स चेंजेस लेके आता है
सिस्टम में। कार्बन ट्रेडिंग वर्ड सुनते ही, जब ट्रेड होगा तो खरीद बेच होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी, आपको एक CCTS स्कीम याद आनी चाहिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 की, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत आई है। आपको वो भी पढ़ना चाहिए, पर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, वो भी हम सब कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन, आप जानते हैं कार्बन ट्रेडिंग, बेसिकली कार्बन ट्रेड का मतलब क्या है, इसमें कैप एंड ट्रेड मेथड यूज होता है। यहाँ पे एमिशन लिमिट सेट की जाती है, मतलब आपके पास एक फैक्ट्री, मेरे पास एक फैक्ट्री, हम लोग एक लिमिट सेट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक कैप रखी जाती है, बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, सेंट्रल अथॉरिटी एक कैप सेट कर देती है और कंपनीज को अलाउ करती है टू ट्रेड दीज परमिट्स। मतलब जिन कंपनीज के लोअर एमिशंस हैं, उन्होंने ज्यादा नहीं एमिट किया है, वो बेच सकते हैं उन कंपनीज को जो एक्सीड कर रहे हैं अपने एमिशंस को। और यही जो बेचे खरीदे जाते हैं, इनको कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। सिंपली ये आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट से आए थे। कार्बन टैक्स इसी से निकल के वर्ड आएगा। इट इम्पोजेज अ डायरेक्ट प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस, मतलब जो आप कार्बन एमिट कर रहे हो उस पर एक टैक्स लग गया ना, तो इसका मतलब इंसेंटिवाइज हो गए रिडक्शंस। सिंपली बस इतना ही समझना है आपको। कोरल रीफ, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। कैल्सरस स्केलेटन्स होते हैं कोरल पॉलिप्स के, ये उनसे बनते हैं, शैलो वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। प्लीज याद रखिएगा 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। टाइप्स होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, स्केलेटन बिल्ड कोरल रीफ, स्टैगहोन कोरल होते हैं ये। कुछ सॉफ्ट होते हैं जो डीपर वाटर्स में पाए जाते हैं, ये रीफ्स नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो ये मुद्दा क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कोरल रीफ्स बेसिकली सबमर्ज्ड इकोसिस्टम है, पूरी कॉलोनीज में ये रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, किसके साथ? जूज एंथले के साथ। इनका प्यार है ये दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है। जो एल्गे होता है वो खाना देता है, ऑक्सीजन देता है कोरल को, कोरल एक लड़की है ऐसे मान लो, और कोरल वापस क्या देती है? शेल्टर देती है और कंपाउंड्स देती है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फ्रीज इन जो कोरल हैं, कोरल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अंडे टाइप लार्वा जिसे कहते हैं, वो हार्ड सरफेसेस पे अटैच हो जाते हैं, कोई भी रॉक है कुछ भी है उस पे छोटे छोटे कॉलोनीज में अटैच हो गए और कॉलोनीज बन गई। ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस ये कॉलोनीज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्स को आप रीफ कहते हैं, सिंपली, ठीक है। लोकेशन आप देख चुके हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है इनको, दे आर सो इम्पोर्टेंट। 25% मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं ये, जिसमें खुद ये बेचारे 0.1% पे एग्जिस्ट करते हैं ओशन फ्लोर पे। इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, कोस्टल प्रोटेक्शन है, फिशरीज को प्रमोट करता है, टूरिज्म है बहुत अच्छा, और ओशन हेल्थ को इंडिकेट करता है, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है, ठीक है। और थ्रेट्स तो आप जानते ही हैं क्या क्या चल रहा है आजकल, जो प्रॉब्लम्स मेन चल रहे हैं वो ये हैं कि इनका ब्लीचिंग स्टार्ट हो गया है, कोरल ब्लीचिंग। नाउ व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? अब ये बेचारी स्ट्रेस में आ जाती है, जो ये कोरल्स हैं ये अपने जू को लूज कर देते हैं, जू लूज, कोरल्स लूज देयर जू, क्योंकि कोरल्स बहुत स्ट्रेस में आ चुके हैं, और ये जो जू है इट टर्न्स वाइट, ये चौकन्ना होके बेचारा सफेद हो जाता है और ये वहां से चला जाता है उसमें से, ठीक है। एक हेल्दी कोरल आप देखेंगे तो ऐसे बना, मान लीजिए यहाँ पे ये इससे अटैच्ड है, तो ये ऐसे गोल गोल यहाँ पे ऐसे बनता है, और इसके अंदर दूसरे कलर की डॉट्स लगा देते हैं, ऐसे पूरा अंदर डॉट्स होती हैं इसके। अब होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बेचारी जो डॉट्स हैं ये कुछ कुछ बाहर निकल जाएंगी, ये जो डॉट्स हैं ये बाहर निकल गई हैं, फिर और आगे जाएंगे तो क्या होगा? अब ये डॉट्स बेचारी है ही नहीं, ये वाइट हो गया पूरा, दिस इज ऑल वाइट, चला गया उसको छोड़ के, ठीक है। ये होती है कोरल। हेल्दी कोरल मतलब कोरल और एल्गे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, सर्वाइव कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, अच्छा सर्वाइवल है। स्ट्रेस्ड में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और ब्लीच्ड में क्या होगा? चले ही जाएंगे बेचारे। और एक और स्टेज आती है डेड कोरल, डेड, मर जाते हैं बिल्कुल, वनरेबल हो जाते हैं उसमें, मतलब बचता ही नहीं है कुछ भी, ठीक। अब रिस्टोरेशन के कुछ मेथड्स हैं, एक होता है बायो रफ टेक्नोलॉजी, आपको याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है। क्या होता है, स्टील के कुछ, अभी तो देखा आपने कि कुछ रॉक या सरफेस चाहिए कोरल को चिपकने के लिए, ऐसे नहीं बेचारी कोरल रह सकती है, शी हैज टू हैंग ऑन समथिंग, तो उसके लिए सबमर्ज स्टील स्ट्रक्चर्स को डाला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो वहां से कोरल ग्रोथ जो है वो इनहेंस हो जाती है। इसी तरीके से क्रायोमेश, समबडी इज लाइक महेश, उमेश, ऐसे याद कर लो, एंड क्रायो, क्रायो से तो समझते हो ना, कोरल को, कोरल मिस कोरल हैं, शी इज फ्रीजिंग हर लार्वा
एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स फॉर फ्यूचर यूज। ऐसा ह्यूमंस में भी हो रहा है, एग्स फ्रीज किए जा रहे हैं। जो जमाना बदल रहा है, जिसकी वजह से आप जानते हैं मैरिजेस लेट हो रही हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे रिप्रोडक्शन में, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है कि एग्स प्रिजर्व किए जाते हैं विच यू कैन यूज बाद में। ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी में कोरल लार्वा को, कोरल जो छोटे छोटे एग्स होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है जिससे कि उनको बाद में यूज कर सकें। अब इंडिया में दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे अब हमने खत्म कर लिया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हम इंटरनेशनल समिट करेंगे वो हम हमारे थर्ड लेक्चर से करेंगे। देखिए, अब कुछ बात आप प्लीज एंड में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो आप रिवाइज करते रहिए, रिविजन इज द की। ठीक है, ये लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ये नहीं बस आप बैठ के सुने, मतलब कथा नहीं है ये, आपको प्रैक्टिस भी करना है। और प्रैक्टिस के लिए हमारी क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं रोज रात को 9 बजे, और उससे आपको एक चेक मिल जाएगा, एक रियलिटी चेक मिलता रहेगा। और इन लेक्चर्स का ऑब्जेक्टिव प्लीज क्लियरली समझ के चलिए कि वी आर रिवाइजिंग, स्कोर बूस्ट करना है हमको। स्कोर तो आपका आ रहा है, अब आप जो बच्चे इस स्टेज पे अटके हुए हैं उनको शायद इन लेक्चर्स की अहमियत उतनी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, आप यू आर स्कोरिंग ऑलरेडी, आप तैयारी के एक लेवल तक पहुंच चुके हो, उसके आगे लेके जाना है। वी हैव टू हाइप इट। ठीक है, तो वो हम बूस्ट करेंगे इन लेक्चर्स से। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते एकदम अच्छे से मेहनत कीजिए, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।